Hello students, this is computer class 10th, Halvasya Vidya Vihar. Today we will discuss next topic of our unit 4 part B, chapter 7, and the topic is basic fire safety rules. फायर सेफ्टी रूल हर वर्क प्लेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फायर हैज़ार्ड अगर किसी वर्क प्लेस पे हो जाता है तो इट कैन कॉज a great loss with loss of material, loss of money and loss of lives as well. और जितना लॉस फायर कॉज करती है उससे कहीं ज़्यादा लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है बिकॉज ऑफ स्मोक ड्यू टू फायर की वजह से जो स्मोक जनरेट होता है उससे भी ज़्यादा फायर से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है. तो फायर सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वर्क प्लेस. फायर कैन बी वेरी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली. अगर प्रॉपरली हैंडल उसे ना किया जाए तो फायर हैज़ार्ड बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है. मोस्ट फायर प्रोड्यूस एन इमेंस अमाउंट ऑफ स्मोक. जब भी फायर कैच होती है किसी भी वर्क प्लेस पे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस होता है, और वो जो स्मोक होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है. अगर कोई उसे 30 सेकेंड्स के लिए इनहेल कर लेता है तो डिसओरिएंटेशन हो सकता है. अगर कोई ह्यूमन उसे 2 मिनट्स के लिए इनहेल कर लेता है तो अनकॉन्शियस हो सकता है, और 3 मिनट्स और मोर के लिए इनहेल कर ले तो इट कैन कॉज इवन डेथ. तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें बेसिक जो फायर सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, और वो हर वर्क प्लेस पे ये रूल्स फॉलो होने चाहिए. क्या है? फर्स्ट इज पुट द फोन नंबर्स ऑफ फायर डिपार्टमेंट नियर फोन. जो भी आपके फ़ोन्स हैं, जितने भी फ़ोन्स हैं उन सबके पास में फायर सेफ्टी के से रिलेटेड जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं वो रख देने चाहिए. उसके बाद आता है एलिमिनेट द फायर हैज़ार्ड थ्रू द गुड हाउस कीपिंग. अच्छी हाउस कीपिंग से आप फायर हैज़ार्ड्स को कम कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं. कैसे? जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसको टाइमली डिस्पोज करो, ताकि इन केस अगर फायर हो जाए तो वहाँ फायर कैच करने के लिए कुछ ना बचे. कि फ्लेमेबल मटेरियल्स, जो भी फ्लेमेबल मटेरियल्स होता है उसे प्रॉपर कंटेनर में और प्रॉपर जगह पे स्टोर करना चाहिए ताकि वो फायर कैच ना कर सके. फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील. Regularly check your electrical installation and have all the frayed wirings and electrical fixtures changed or repaired by your electrician. जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग है उसे रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए. अगर कोई चीज़ रिपेयर होने की है रिपेयर करवा लो, नहीं अगर वो रिप्लेस होने की है उसे रिप्लेस करो या चेंज करो, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो. और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी बहुत सारे फायर हैज़ार्ड होते हैं. डू नॉट ओवरलोड द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय पुटिंग एडिशनल लाइट्स एंड अप्लायंसेज. जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मान लो आप हैवी अप्लायंसेज कई सारे एक साथ चला देते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाती है, और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है. तो वो अवॉइड करने के लिए जो लोड है इलेक्ट्रिकल वायर्स पे वो बैलेंस्ड होना चाहिए. अनप्लग ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आफ्टर एवरी यूज़ के बाद सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को प्लग ऑफ कर देना चाहिए. नेवर लीव लाइटेड कैंडल्स अनअटेंडेड. अगर आपने मोमबत्ती जला रखी है तो उसे कभी भी अनसुपरवाइज्ड नहीं छोड़ना चाहिए, वो देख रेख में ही रहनी चाहिए. अगर आप उसे छोड़ के कहीं चले गए हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि उससे कोई और चीज़, कर्टेन या कोई भी चीज़ फायर कैच कर जाए. स्ट्रिक्टली ओबे द नो स्मोकिंग साइन. जो भी नो स्मोकिंग साइन जहाँ बने होते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली ओबे करना चाहिए. एंश्योर दैट यू हैव अ प्री फायर प्लान एट योर ऑफिस. आपके ऑफिस पे एक प्री फायर प्लान होना ही चाहिए कि अगर फायर एग्जिस्ट होती है, फायर कैच कर जाती है तो कैसे उससे रिकवर किया जाए. कैच द फायर प्रोटेक्शन गैजेट और check the fire protection gadgets and devices of appliances and equipments regularly. जो भी आपके appliances या equipments हैं उनके जो fire protection gadgets हैं उनको regularly check करते रहना चाहिए कि वो ठीक काम करें. बी फायर सेफ्टी कॉन्शियस. फायर सेफ्टी कॉन्शियस हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ फायर कैच हो सकती है, ये चीज़ें फायर कैच कर सकती हैं. यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट दैट. उसके बाद आता है फायर रिस्पॉन्स गाइडलाइन. इन केस फायर हैज़ार्ड होता है तो आपको उस फायर के लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए
सबसे पहले लीव वट एवर यू आर डूइंग, जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ दें. वेकेट द रूम थ्रू द नियरेस्ट एग्जिट, जो भी नियरेस्ट एग्जिट होता है उससे आप रूम से निकल जाएं. क्लोज द डोर बिहाइंड यू, जो भी आपके पीछे दरवाजे रह जाते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए ताकि फायर है वो आगे ना फैले, लेकिन लॉक नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई पीछे फंसा भी हो सकता है. एक्टिवेट द फायर अलार्म एंड बिगिन द इवैक्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग, फायर अलार्म एक्टिवेट कर देना चाहिए ताकि सबको पता चल जाए, और इवैक्यूएशन मतलब बिल्डिंग को खाली करने का काम शुरू कर देना चाहिए. इफ़ यू आर नॉट इन इमीडिएट डेंजर कॉल द फायर डिपार्टमेंट इमरजेंसी नंबर 101. अगर आप खतरे में नहीं हैं, मतलब फायर का आपको पता चल गया है बट यू आर नॉट इन इमीडिएट डेंजर, बिल्कुल आपके सर पे नहीं है फायर, तो आपको फायर डिपार्टमेंट इमरजेंसी नंबर है उस पर बात करनी चाहिए. इफ़ यू आर फॉर्मली ट्रेंड इन फायर फाइटिंग टेक्निक, अगर आप फायर फाइटिंग टेक्निक्स में ट्रेंड हैं और आपके ऊपर इमीडिएट डेंजर नहीं है, तो आपको फायर को हैंडल करने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ये इस तरह से आपने देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स, उनको यूज़ करना चाहिए. लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा डेंजर है तो उसमें आपको नहीं फंसना चाहिए. एग्जिट द बिल्डिंग बाय फॉलोइंग पोस्टेड इवैक्यूएशन राउट, जो भी पोस्टेड इवैक्यूएशन राउट होते हैं हर बिल्डिंग में बेटा ये पोस्टेड राउट होते हैं कि इन केस फायर होता है तो आपको ये रूट फॉलो करके बाहर निकलना चाहिए, तो वो रूट फॉलो करके बाहर निकल जाना चाहिए. डू नॉट यूज़ एलिवेटर्स ड्यूरिंग फायर इमरजेंसी, जो एलिवेटर्स या लिफ्ट होती हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए फायर इमरजेंसी के टाइम. उसके बाद आता है फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको कैसे यूज़ करना चाहिए. उसके लिए कीवर्ड है पास. P stands for pull, A stands for aim, S for squeeze and S for spray. ये इस तरह की आपने देखी होंगी, इस तरह के ये एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं जगह जगह पे. सबसे पहले पुल, यानी ये एक पिन होती है यहाँ पे, उसे पुल करना चाहिए. फिर एम, मतलब जहाँ भी आपकी फायर है वहाँ पे आपको एम अपना डिसाइड करना चाहिए. एम, सपोज दिस इज द पाइप, सो यू शुड पॉइंट एट द एम. उसके बाद थर्ड है स्क्वीज, यहाँ पे एक हैंडल है, ये देखो, ये इसको इस तरह से स्क्वीज करना चाहिए, ठीक है, स्क्वीज करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए. और उसके बाद स्वीप, ये साइड टू साइड, इस तरह साइड टू साइड पूरा फायर पे उसे स्प्रे करना चाहिए. अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नेचुरल जो एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं. क्या क्या है? कूलिंग से क्या होगा, जो भी फायर की वजह से हीट जनरेट हो रही है वो कम हो जाएगी. स्मूदरिंग मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दो, उससे क्या होगा, फायर क्यों बढ़ रही है, ऑक्सीजन की वजह से. अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दोगे तो फायर है वो कम हो जाएगी. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंकेट्स या फोम एक्सटिंग्विशर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं. स्टारवेशन मतलब कटिंग द फ्यूल, जो भी फ्यूल सप्लाई है जिसकी वजह से फायर बढ़ रही है वो फ्यूल कट कर दो. उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन है वो उसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ज़्यादा फायर हैजार्ड होते हैं. उसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, एट वर्क प्लेस वन शुड फॉलो दीज गाइडलाइंस फॉर जनरल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. बी फैमिलियर विद इलेक्ट्रिकल हैजार्ड एसोसिएटेड विद योर वर्क प्लेस. आपके वर्क प्लेस पे क्या क्या इलेक्ट्रिकल हैजार्ड हो सकते हैं उनसे आपको अवेयर रहना चाहिए. अनप्लग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिफोर रिपेयरिंग और सर्विसिंग इट. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसे सर्विस करने से पहले उसे अनप्लग कर देना चाहिए. इफ ए प्रोंग ब्रेक्स आउट इनसाइड एन आउटलेट, मतलब एक प्रोंग का मतलब होता है नुकीली चीज़. कोई नुकीली चीज़, अगर कोई आउटलेट है जहाँ से चीज़ें बाहर निकलती हैं, आउटलेट में अगर कोई नुकीली चीज़ आपको दिखती है तो आप खुद उसे ठीक करने की कोशिश ना करें. जो अथॉराइज्ड पर्सन होता है उस काम के लिए उसको असिस्टेंस के लिए बुलाएं. एंश्योर दैट द आउटलेट्स आर फर्मली माउंटेड. जो भी आउटलेट होते हैं वो प्रॉपरली माउंटेड हैं, ठीक जगह पे लगे हुए हैं और ठीक काम कर रहे हैं, ये देखना चाहिए. रिपोर्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ट्रिप ब्रेकर्स, ब्रोकन स्विचेस, द फ्लिकरिंग लाइट्स, मतलब लाइट ऐसे ऐसे फ्लिकर करती है या स्विच टूटे हुए हैं या जो ब्रेकर्स हैं वो ट्रिप्ड हैं, ये किसी अथराइज्ड पर्सन को तुरंत रिपोर्ट करने चाहिए. डू नॉट यूज एन अप्लायंस दैट स्पार्क्स, स्मोक्स और बिकम एक्सटेंसिवली हॉट. कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसमें स्पार्कलिंग हो रही है
या जिसमें धुआं उठ रहा है या बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है उसे यूज़ नहीं करना चाहिए तब तक जब तक कि उस पर मेंशन ना हो कि इस डिवाइस में ये हो सकता है। डू नॉट यूज द डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल आइटम्स और द आइटम विद डैमेज्ड कोड। कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिन जो डैमेज हो चुके हैं या जिनका कोड जो केबल होती है वो जिनका जो वायर है वो डैमेज होता है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो उनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। डू नॉट यूज द इलेक्ट्रिकल आइटम्स विद वेट हैंड्स और नियर वाटर। पानी के पास या गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज नहीं करने चाहिए। कीप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अवे फ्रॉम वाटर अनलेस द अप्लायंस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर यूज अंडर अराउंड वाटर। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उन्हें पानी से दूर रखना चाहिए तब तक जब तक कि उस पर स्पेसिफाई ना किया हो कि ये पानी के अंदर यूज किया जा सकता है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जो पानी के अंदर यूज करने की होती हैं उन्हीं को आप पानी के पास यूज कर सकते हैं, बाकियों को नहीं करना चाहिए। यूज GFCI द ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर वेन एवर पॉसिबल। मतलब वो क्या करेगा, वो उस डिवाइस की ग्राउंडिंग अर्थिंग को चेक करेगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। प्लग इन द हाई वाट अप्लायंस ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द लोड। जो हाई वाट अप्लायंस होते हैं उन्हें सारा लोड जज करने के बाद ही यूज करना चाहिए। कुछ ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स में ये डूज और डोंट्स हैं, ये पढ़ के देखना, बहुत इजी हैं। सील ऑल द अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट, जितने भी अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट हैं उन्हें सील कर देना चाहिए। डिस्कार्ड और रिपेयर द इलेक्ट्रिकल आइटम दैट हैव डैमेज्ड कॉर्ड, जिनकी कोड या वायर है वो डैमेज्ड होती है उसे एक तरफ रख देना चाहिए रिपेयरिंग के लिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको रिपेयर करने से पहले उसे प्लग आउट करना चाहिए। प्लग इन ओनली ऑन हाई वाट अप्लायंस एट अ टाइम टू अवॉइड ओवरलोडिंग। हाँ, जो हाई वाट अप्लायंस होते हैं उन्हें एक एक करके एक बार में एक ही प्लग इन करना चाहिए। डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए। पुट अ प्लग आउट विद इट्स कोड, कोई भी प्लग है उसको उसके कोड के साथ बाहर नहीं रखना चाहिए। टफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड टच, ये टच होना चाहिए। टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए। पुट फिंगर्स ऑन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स इन इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, जो भी इलेक्ट्रिकल आउटलेट होते हैं इनमें जो मटेरियल जो मेटल होता है उसको टच नहीं करना चाहिए। यूज एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्लोज टू वाटर, वाटर के क्लोज कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद है यूज ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो या कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो या इंजरी हो या एक्सीडेंट हो, उसमें जो एक्चुअल मेडिकेशन होता है, एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है, उससे पहले दी जाने वाली जो केयर होती है, रिस्पॉन्स होता है, उसको आप बोलते हैं फर्स्ट एड। द टर्म फर्स्ट एड रेफर्स टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू एन इलनेस और इंजरी और एक्सीडेंट और इमरजेंसी बिफोर द एक्चुअल मेडिकल एड अराइव्स और इज प्रोवाइडेड। मतलब जो एक्चुअल मेडिकल एड है वो पहुंचने से पहले या वो प्रोवाइड करने से पहले जो भी रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंजरी या इलनेस के लिए, उसको आप फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, इलनेस या इंजरी ऐसी होती है कि जो एक्चुअल मेडिकेशन है वो पहुंचने से पहले आपको वो हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो वो मेडिकेशन उसके पास पहुंचने से पहले या उसे मिलने से पहले उसको मेडिकेशन दिया जाए उससे पहले वो इलनेस है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो सकती है। इसलिए उसे टाइमली अगर थोड़ा रिस्पॉन्स प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दिया जाए, फर्स्ट एड दे दिया जाए, तो सिचुएशन इन कंट्रोल हो सकती है। क्या क्या यूज है फर्स्ट एड? इमरजेंसी फर्स्ट एड इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी। जो इमरजेंसी फर्स्ट एड होता है वो क्या होता है, जो भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज होती हैं उनके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है इधर इन मेडिकल इमरजेंसी, इधर एन इलनेस और इंजरी। ये तो यही चीज़ बताई गई है कि फर्स्ट एड होता क्या है। इट इज ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग। पहला जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग
वो भी कहते हैं मोर एडवांस्ड मेडिकल केयर विल हैपन आफ्टर द फर्स्ट एड इन द केस। दिस टाइप ऑफ द फर्स्ट एड इंक्लूड CPR, clearing an airway obstruction, responding to anaphylactic shock, splinting a broken bone, सीवियर ब्लीडिंग कंट्रोल एटसेट्रा। ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो पहले सबसे ये सारे क्या हैं आपके जो फर्स्ट एड हैं, अलग अलग फर्स्ट एड उनके एग्जाम्पल हैं। दूसरा यूज़ क्या है, नॉन इमरजेंसी फर्स्ट एड, यानी जो एक तो था ये तो इमरजेंसी फर्स्ट एड। इमरजेंसी फर्स्ट एड मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज होती हैं उनमें फर्स्ट एड है वो लाइफ सेविंग का काम करता है। दूसरा है नॉन इमरजेंसी फर्स्ट एड है वो एम इज द ट्रीटमेंट व्हेन इनिशिएट आवरसेल्फ फॉर मॉनिटर मेडिकल नीड्स, मतलब मेडिकल नीड्स क्या है उनका मॉनिटरिंग करना। और कई बार जो नॉन इमरजेंसी फर्स्ट एड होते हैं वो ट्रीटमेंट का भी काम कर जाते हैं, उनके बाद कई बार ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं रहती है। We may or may not seek the more advanced medical care after the initial response, यानी पहला जो फर्स्ट एड है उसके बाद कई बार मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। दिस इंक्लूड टेकिंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ओवर द काउंटर मेडिकेशन बेटा वैसे जो हम नॉर्मली ले लेते हैं, जैसे हम डिस्प्रिन, वो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, या कोई भी एक्सपेक्टोरेंट है दैट इज ओवर द काउंटर, जो आप नॉर्मली आपको पता है कि इस काम के लिए ये मेडिसिन होती है, बुखार के लिए पैरासिटामोल होती है, इस तरह से। This include the taking over-the-counter medication for the prior pain or allergies, or cleaning and bandaging cuts and abscess and minor bleeding controls. उसके बाद आता है In an office, the first aid kit should always be available for emergency purpose. इसमें बेटा आपको ये फर्स्ट एड क्या होता है ये इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप दो चीज़ें और कर सकते हैं कि इमरजेंसी फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड होता है वो लाइफ सेविंग होता है, वो इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज हैं उनमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो होता है, और दैट कैन सेव द लाइफ एज वेल, और उसके बाद एक्चुअल मेडिकेशन दिया जा सकता है। नॉन इमरजेंसी कंडीशंस में जो फर्स्ट एड होता है वो आपका कंप्लीट मेडिकेशन का काम भी कर सकता है। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक इसकी डेफिनेशन, दूसरा इमरजेंसी फर्स्ट एड, तीसरा नॉन इमरजेंसी फर्स्ट एड, बस इतना ही करना है। उसके बाद आता है केस स्टडी ऑफ हैजार्डियस इंसिडेंट। हैजार्डियस इंसिडेंट का केस स्टडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना होगा, उसकी केस स्टडी, यानी उसके बारे में क्या हुआ था, क्या कॉजेस थे, किस वजह से वो मिसहैपनिंग हुई थी, वो ट्रेजेडी हुई थी, और उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल थे, और उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए गए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आप एक बार पढ़ के देखना, इसमें कोई पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं है बेटा। ये बताया गया है कि भोपाल में ये यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, उसमें 1970 में वो बिल्ड हुई थी, फाउंडेशन उसका रखा गया था। उसके बाद उसमें दिसंबर 3, 1984 को दोपहर 1 बजे मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो रिलीज हुई, और उसका रिलीज इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि उससे वो पूरा फैल गई, और उससे तुरंत लोग मर गए, तुरंत इमीडिएटली 3,787 पीपल डाइड इमीडिएटली। और उसके कुछ दिन वो जो ट्रेजेडी हुई उसके कुछ दिन के अंदर 10,000 लोग मर गए, और उसके कुछ दिन बाद 15,000 और 20,000 तक प्री मैच्योर डेथ हुई, और वो रीज़न था ये भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी थी ये। अब इसमें कॉज क्या थे? कॉज ये थे कि ये जो फैक्ट्री थी ये भोपाल में मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया में बनाई गई थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड में बनाई गई थी ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाए उनको। उसके साथ साथ उसमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया था, जो भी इमरजेंसी थी, जो भी हैजार्ड हो सकते थे उनके लिए प्रॉपर कोई भी केयर नहीं ली गई थी। टैंक टेम्परेचर वर नॉट लॉक्ड, जो भी
टैंक के टेम्परेचर थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। द वेंट गैस स्क्रबर वॉज नॉट इन यूज, वेंट गैस स्क्रबर है वो यूज नहीं हो रहा था। द कूलिंग सिस्टम वॉज नॉट इन यूज, द स्लिप बाइंड वॉज नॉट यूज एंड वेन piped were washed, the slip bind was not used when pipes were washed. The concentration of chloroform in the leaking tank was too high. जो लीकिंग टैंक था उसमें क्लोरोफॉर्म जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद आता है द टैंक वॉज नॉट प्रेशराइज्ड, जो टैंक था उसका प्रेशर चेक नहीं किया गया था। द आयरन वॉज प्रेजेंट देयर बिकॉज ऑफ कोरोजन की वजह से, जंग की वजह से उसमें आयरन भी था। द टैंक्स हाई टेम्परेचर अलार्म वॉज नॉट फंक्शनिंग, टैंक की जो हाई टेम्परेचर अलार्म थी वो काम नहीं कर रही थी। द इवैक्यूएशन टैंक वॉज नॉट एम्प्टी, जो इवैक्यूएशन खाली करने वाला टैंक था वो भी खाली नहीं था, इसकी वजह से ये हैजार्ड हुआ। इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी को ही जाती है क्योंकि उसने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। जो हैजार्ड को कंट्रोल करने वाली चीज़ें होती हैं वो काम उनमें से कोई भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल था। जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो भी रिस्पॉन्सिबल थी क्योंकि जो पॉपुलेटेड एरिया में जो भी फैक्ट्री होती हैं उनमें क्वालिटी चेक ज़रूर होता है कि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आप पॉपुलेटेड एरिया में कोई फैक्ट्री इम्प्लांट कर रहे हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि सारा सेफ्टी गार्ड्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे होने चाहिए, नहीं तो इतने सारे लोगों की जान का नुकसान होता है। आफ्टर मंथ यानी जो ये हैजार्ड हुआ उसके बाद क्या क्या एक्शन लिए गए। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनएक्टेड इन 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया गया, नियम है वो लागू किया गया। फैक्ट्री एक्ट वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड द लिस्ट ऑफ हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्री एक्ट था उसके अंदर जो भी हैजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं उनकी लिस्ट बनाई गई कि कौन सी इंडस्ट्री हैजार्ड कॉज कर सकती है। द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है वो इंक्लूड किया गया ताकि अगर हैजार्ड हो, कोई हैजार्डियस सब्सटेंस की वजह से कोई विक्टिम बन जाए, मतलब किसी की डेथ हो जाए, तो विक्टिम को इमीडिएट रिलीफ दिया जा सके। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 टू डील विद द कॉजेज अराइजिंग आउट ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज, जो एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से जो इश्यूज के लिए जो भी कॉज थे उनसे डील करने के लिए ये एक एक्ट पास किया गया। Hazardous waste management handling and transboundary management rules, hazardous waste rules 2008 and the chemical accident rules 1986 were enacted. Hazardous waste rules and the chemical accident rules 1996 were enacted. तो ये स्टेप्स लिए गए, इनमें से 2-3 आप याद रख लो, that will be more than enough. तो ये था आपका चैप्टर, इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।